हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा जुडिशरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हम स्टेट जुडिशरी हमने पढ़ी, हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़े, हाई कोर्ट पढ़े, वो वाला हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि भाग 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद आगे वाला चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। पहले एक रिवाइज करेंगे, हमने शुरू करा था ठीक है भाग रिवीजन करेंगे। पहले तो पार्ट 1 यानी भाग 1 फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है, संघ और उसके क्षेत्र। देन आता है भाग 2, ठीक है, भाग 2 है 5 से 11, भाग 2 5 से 11, इसमें संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 में 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 क्या है, नागरिकता, नागरिकता, राइट, नागरिकता। देन आता है भाग 3, भाग 3 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। फिर है भाग 4 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 क्या दिया गया है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देन आता है भाग 4 का या ए, जिसमें आर्टिकल 51 ए या के, ठीक, जिसमें दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी। फिर आता है भाग 5, भाग 5 कहाँ से, आर्टिकल 51 तक हमने क्या पढ़ा, 51 के क्या तक फंडामेंटल ड्यूटी, तो 52 से 151 तक क्या दिया गया है, 52 से 151 तक संघ की कार्यपालिका, संघ की सरकार, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार या संघ सरकार का पूरा वर्णन। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, संविधान का भाग 5, जिसमें पूरी संघ सरकार का वर्णन है। क्या दिया गया है, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है। देन आता है भाग 6, जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है। भाग 6 52 से 237, आर्टिकल 52 से 152 से लेके आर्टिकल 237 से तक क्या आ जाता है, राज्य सरकार, संघ सरकार के बाद आती है राज्य सरकार। फिर उसके बाद आता है भाग 6, भाग 7, भाग 7 जिसको निरस्त कर दिया गया है, वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है, जब नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब संघ और उसके क्षेत्र पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था शुरू में भारत का विभाजन 4 राज्यों में किया गया था, ABCD, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही संविधान में उसका व्यवस्था की गई थी। पहले संघ सरकार का वर्णन, फिर राज्य सरकार का वर्णन, फिर जो अन्य हमने विभाजित किया था भारत, उसका वर्णन किया गया था। फिर उसके बाद जब 1956 में संशोधन कर दिया गया संविधान में, और भारत का विभाजन सिर्फ राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया, तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, ठीक, जिसमें आर्टिकल आता था 238, राइट, आर्टिकल 238, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आते हैं भाग 8 पर, ठीक है, भाग 8 जिसमें प्रावधान है, पहले तो आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 238 को समाप्त कर दिया गया है, 239 से लेके 242, आई थिंक इसको 39 बोलते हैं, या 239, ठीक है। आर्टिकल 239 से लेके 242 तक क्या है, भाग 8, जिसमें किसका वर्णन है, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, जिनको केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं,
ठीक, अब आप पहले तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाग 1 में 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे। फिर उसके बाद भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता दी गई है। देन भाग 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट यानी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा है। फिर उसके बाद भाग 4 आता है 36 से 51, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर होता है भाग 4 का कै, जिसमें आर्टिकल 51 कै को जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भाग 5, जिसमें 52 से 51 तक यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार का वर्णन दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 152 से लेकर 237 तक, जिसमें राज्य सरकार का वर्णन दिया गया है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। अब हम आते हैं भाग 8 पर। ठीक है, भाग 8 पर आर्टिकल 239 से लेके 242 तक दिया गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज का वर्णन किया गया है। आज हम यहीं से पढ़ेंगे। पूरा बताने का मतलब इसलिए था ताकि आप इस वाले लेक्चर से कनेक्ट हो जाएं, पिछला रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाती है। अब हमें क्या पढ़ना था? भाग 8। ठीक, आर्टिकल 239 से 242। ठीक, किस चीज का वर्णन है इसमें? संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। अब आर्टिकल वाइज इसको समझते हैं। ठीक, पहले तो आप इस बात को समझिए कि यूनियन टेरिटरीज अस्तित्व में कब आई, यानी कि संघ शासित प्रदेशों का गठन कब से हुआ। मैंने आपको पढ़ाया था 1956 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। भारत का जो राजनीतिक मैप था उस पर विचार करने के लिए जो विभाजन था भारत का, वो 4 राज्यों में था, ABCD। मैंने आपको पढ़ाया था, जब पिछली वीडियो में मैंने राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1956 में फजल अली आयोग का गठन किया गया ताकि भारत का दोबारा से विभाजन किया जा सके। विभाजन इन द सेंस कि राज्य और कितने राज्य हों, कितने स्टेट यूनियन टेरिटरीज में भारत को विभाजित किया जाए। तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाए। एक तो हो राज्य, ठीक है, जहां पर राज्य सरकार होगी, और दूसरे हो केंद्र शासित प्रदेश, जिन पर केंद्र का सीधा शासन होगा, है ना। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहां पर केंद्र का सीधा शासन होता है, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसने राज्यों को पुनर्गठित किया। ठीक है, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठित आयोग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 7th संशोधन किया गया, संविधान संशोधन। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज अस्तित्व में आए। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक, ये तो था आपका थोड़ा बैकअप बेस कि हाँ यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेशों का अस्तित्व कहाँ से है। तो कहाँ से? 1956 में फजल अली आयोग की रिकमेंडेशंस पर इनको बनाया गया। अब इनको बनाने का रीज़न, ठीक है, पहले तो आप आर्टिकल समझ लेते हैं, देन मैं उसके बाद आपको इसमें समझाती हूँ। पहला है हमारा आर्टिकल 239। इसमें यूनियन टेरिटरीज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज स्थापित की जा सकती हैं। ठीक, सीधा आपको याद रखना है ये कि आर्टिकल 239 बात करता है यूनियन टेरिटरीज की स्थापना की। अब किसी चीज़ की स्थापना के कुछ कारण भी होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की स्थापना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे 3-4 रीजंस दिए जाते हैं। पहला, अत्यधिक दूरी हो। ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक दूर है, ठीक है, या सामरिक महत्व। सबके एग्जाम्पल दूंगी आपको। सामरिक महत्व, ठीक है, अत्यधिक दूर है जिस पर राज्य सरकार के द्वारा शासन, क्योंकि राज्य सरकार का क्या मतलब होता है कि राज्य अपने आप से, जो राज्य का संचालन है वो राज्य सरकार अपने हिसाब से करेगी, यानी जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर वो अपने हिसाब से कानून बना सकती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, केंद्र द्वारा शासित
प्रदेश होते हैं, केंद्र का सीधा शासन चलता है, उसमें राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए जो अत्यधिक दूर होते हैं तो उनको राज्य सरकार द्वारा संभालना असंभव है, राज्य सरकार उनको नहीं संभाल पाती, क्योंकि उनकी इतनी दूरी पर इकोनॉमी भी सस्टेन नहीं रह पाती। तो इसीलिए केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का पहला जो रीज़न है कि वो ज़्यादा दूरी पर हो, जहाँ पर शासन करने में परेशानी हो राज्य सरकार को, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखो, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप बहुत दूर है, ठीक है, लक्षद्वीप, समझ में आया। पहला रीजन अत्यधिक दूरी हो और इनका सामरिक महत्व भी है, दोनों समुद्र में है, ठीक है, दोनों का सामरिक महत्व भी है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है सांस्कृतिक महत्व। भारत में सांस्कृतिक आधार पर, जाति धर्म के आधार पर बहुत अधिक विविधता है, ठीक है। तो बहुत सारे राज्य, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो संस्कृति में बहुत अलग हैं, ठीक है, वो दूसरे राज्यों के साथ मैच नहीं कर पाते। इसी तरह जिनका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिनका कल्चर जल्दी से किसी के साथ मैच नहीं हुआ, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे दूसरा रीज़न क्या था? सांस्कृतिक महत्व, ठीक है। सांस्कृतिक, उनका कल्चर इतना ज़्यादा डाइवर्स था कि वो दूसरे राज्यों के साथ मैच नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ वो हो जाता है ना कि माइनॉरिटीज़ कहीं शोषण ना हो, इसीलिए यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। जैसे एग्जाम्पल देखो पौंडीचेरी, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध है, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तीसरा है विवादित। विवादित, अगर कोई जगह विवादित है, ठीक है, तो उसको भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का एक कारण बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखो चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा में, हरियाणा कहता है ये पार्ट हमारा है, ठीक है, और पंजाब कहता है ये हमारा है, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। देन आता है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, ठीक, कोई स्थान राष्ट्रीय महत्व का है तो उसे भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का एक कारण बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। तो राष्ट्रीय महत्व का होने की वजह से इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बताया गया कम क्षेत्रफल। यदि किसी स्थान का, किसी राज्य का, किसी जगह का क्षेत्रफल कम है तो वो राज्य की इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनते हैं। तो जब किसी राज्य का क्षेत्रफल इतना कम होता है कि वो उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी, देन तो उसको क्या बना दिया जाता है? यूनियन टेरिटरी। तो ये रीजन बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू बुक के केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के पीछे ये रीजंस थे। जैसे कि कम क्षेत्रफल, जिसका एग्जाम्पल है दमन दीप, दिख रहा है, दादरा नागर हवेली, खाली हवेली दिख रही है, ठीक है, दमन दीप और दादरा नागर हवेली, इनका क्षेत्रफल इतना कम है इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, ठीक है। अत्यधिक दूरी के एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े? अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, 2 हो गए। सांस्कृतिक महत्व का पौंडीचेरी, 3। विवादित क्षेत्र जैसे कि चंडीगढ़, 4। फिर उसके बाद राष्ट्रीय महत्व का हो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 4, 5, 6, 7। फिर उसके बाद कम क्षेत्रफल दमन दीव और दादरा नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया गया है, कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे क्या कारण थे, तो आप इस तरह के फ्लो चार्ट बना के कारण और उसके साथ उसका एग्जाम्पल दे के 8 केंद्र शासित प्रदेश को बता सकते हैं। इसके बाद आपको आर्टिकल 239 समझ में आया? ये यूनियन टेरिटरीज के संबंध में
क्या स्थापना के संबंध में प्रावधान करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 239, आर्टिकल 240, आर्टिकल 240, ये विधानसभा की बात करता है, विधानसभा की स्थापना की बात करता है। विधानसभा, विधानसभा जैसे हमने राज्यों में पढ़ी थी ना विधानसभा, ऐसे ही विधानसभा की बात करता है कि यूनियन टेरिटरीज में भी विधानसभा की स्थापना की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब उसका राज्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो और वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको संभालने के लिए विधानसभा की स्थापना की जा सकती है। एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा है, ठीक है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में विधानसभा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा है, क्षेत्रफल बड़ा है, विधानसभा है। शासन को संभालने के लिए विधानसभा बनाई जाती है, पर विधानसभा के पास इतनी सारी शक्तियां नहीं होती। पावर्स किसके पास होती हैं? अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, जहाँ पर विधानसभा स्थापित होती है, यानी 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो यहाँ पर जो नियुक्त किया जाएगा यहाँ का संवैधानिक प्रधान, जैसे राज्यों में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में संवैधानिक प्रधान जो स्थापित किए जाएंगे कौन होते हैं? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल केंद्र द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, केंद्र द्वारा इनको निर्देश होते हैं और केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं उपराज्यपाल। ये संवैधानिक प्रधान होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। तो जहां विधानसभा स्थापित होती है वहां उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लेकिन जहां विधानसभा स्थापित नहीं है वहां कौन होते हैं? प्रशासक, प्रशासक, ठीक है, प्रशासक। समझ में आया? जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक बनाया जाता है। समझ में आया? तो उप गवर्नर कहाँ होते हैं? जब विधानसभा की स्थापना होगी, जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, क्षेत्रफल बड़ा होगा, वहाँ विधानसभा की स्थापना होगी और वहाँ के संवैधानिक प्रधान कौन होंगे? केंद्र के एजेंट के रूप में कौन काम करेंगे? उपराज्यपाल। और जहाँ बिल्कुल कम इनको छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर अन्य जगह पर, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है तो वहाँ कौन होंगे? प्रशासक। समझ में आया? तो आर्टिकल 240 क्या प्रावधान करता है? विधानसभा के संबंध में प्रावधान करता है। कहाँ पर? यूनियन टेरिटरीज में। देन आता है आर्टिकल 241, आर्टिकल 241, ये हाई कोर्ट का प्रावधान करता है। हाई कोर्ट यानी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है? आर्टिकल 241। इसके एग्जाम्पल देखो, दिल्ली, दिल्ली अपना हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर, ठीक है, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपना अपना उच्च न्यायालय। तो समझ में आया? इसका प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 241 में। इसके बाद आर्टिकल 242 इसको निरस्त कर दिया गया है, आर्टिकल 242 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने 3 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 239, 40 और 41। 239 में स्थापना का प्रावधान था, आर्टिकल 240 विधानसभा की स्थापना के प्रावधान में करता है। ये एग्जाम्पल याद रखना, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 241 उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कहाँ पर है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। समझ में आया? ये कंप्लीट हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, यानी भाग 8 आपका कंप्लीट हो गया। भाग 8 में इतना ही था, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको पीडीएफ से बता देती हूँ। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेखनीय संविधान भाग 8 में अनुच्छेद 239 से, मुझे पता नहीं है 39 को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, फिर गलत हो जाएगा तो, ठीक है, के अंतर्गत किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? जहाँ केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। यहाँ सरकार को सीमित शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं। फिर ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, और 28 राज्य हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार इसको समझा देती हूँ। केंद्र से संघीय संबंध होता है, ठीक है, राज्य का केंद्र से संघीय संबंध होता है। संघीय संबंध का मतलब होता है कि केंद्र के जो विषय हैं वो अलग होते हैं, राज्य के विषय अलग होते हैं। संघ का मतलब क्या हो गया? संघवाद का मतलब क्या हो गया? शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या है? केंद्र अपने जो विषय हैं उन पर शासन बना सकता है, विधि बना सकता है। ऐसी राज्य भी अपनी
अपनी जो विषय है उन पर विधि बना सकता है, समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। तो क्या है, उनमें संघीय संबंध है, दोनों में शक्तियों का विभाजन है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में एकात्मक संबंध होता है, कोई शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। शक्ति का विभाजन क्यों होगा, केंद्र का सीधा शासन होता है। देन नेक्स्ट है केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा। नेक्स्ट ये ऑप्शन ही आ गया, शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा क्यों होगा, क्योंकि संघीय संबंध है, यहाँ कोई शक्ति का बंटवारा नहीं होता, सीधे तौर पर केंद्र के प्रशासन नियंत्रण में होता है। ठीक है, ये स्वायत्त है। ठीक है, इनके पास जो विषय है उसमें विधि बनाने के लिए स्वायत्त है, ये स्वायत्त नहीं है। ठीक है, केंद्र द्वारा शासित है। प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता है, प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं होती। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर उसके बाद कार्यपालिका प्रमुख अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। प्रशासक, जहां विधानसभा होगा वहां प्रशासक होंगे कार्यपालिका के प्रमुख, और जहां विधानसभा है, ठीक है, वहां राज्यपाल होंगे, उपराज्यपाल और या मुख्य आयुक्त भी इनको बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रधान होते हैं कौन होते हैं, जहां विधानसभा है वहां प्रशासक, जहां नहीं है वहां उपराज्यपाल। समझ में आया। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर उसके बाद यहाँ प्रशासक राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासक अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ये दोनों संवैधानिक प्रमुख नहीं होते हैं। सॉरी, आई मिस स्पेल के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, संवैधानिक प्रमुख नहीं होंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अभिकर्ता होते हैं, यानी एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है राज्यों के मामले में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कुछ असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर विधि बनाने का अधिकार होता है। वही मैंने आपको बताया कि जब कभी असामान्य स्थितियां हो जाती हैं तो संसद राज्य सरकार की जो विषय है, अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्य सरकार के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पर सीधा कानून कौन बनाता है, संसद। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों में कौन कानून बनाता है, संसद। इसके साथ आपका यूनियन टेरिटरी वाला चैप्टर खत्म हो गया। भाग 5, सॉरी काफ़ी लंबा था ना भाग 5, तो भाग 8 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 9 पढ़ेंगे, भाग 9, जिसमें पंचायत का दिया गया है प्रावधान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत पूछी जाती है और प्रैक्टिकल है। भारत के विकास में बहुत बड़ा रोल रहा है पंचायत का। ठीक है, और आगे भी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ रूरल एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ अब हमारा अगला लेक्चर होगा, अगला चैप्टर होगा पंचायत। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, रिवीजन के लिए काम आते हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।